Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathod from Chem Pandit. हमने अपने लास्ट वीडियो लेसन में क्लास 9th का चैप्टर 2 डिस्कस किया था. इज मैटर अराउंड अस प्योर. हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स भी डिस्कस किए थे और हमने पढ़ा था अबाउट सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. हमने मिक्सचर भी डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी देखा था. हम देखेंगे मिक्सचर के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हुए कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज की जाती हैं एक मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करने के लिए. मिक्सचर सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है या दो डिफरेंट लिक्विड के भी हो सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन दिस अलग अलग प्रोसेसेस यूज की जाती हैं फॉर देयर सेपरेशन. फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एटसेट्रा. ये सभी प्रोसेसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो जैसे कि हमने अभी बात करी, दो सॉलिड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज किए जा सकते हैं. वो है नंबर 1 बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, नंबर 2 बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड नंबर 3 इज बाय यूजिंग अ मैग्नेट. तो फर्स्ट मेथड हम पहले डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट. सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें शुगर एंड सैंड है और इसे हमें सेपरेट करना है. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे वाटर, क्योंकि शुगर वाटर में सॉल्युबल है जबकि सैंड इनसॉल्युबल है. तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटीज में जो डिफरेंस है इसकी वजह से ये दोनों में सेपरेट हो जाएंगे. जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करके मिक्स करेंगे क्या होगा, शुगर वाटर में आ जाएगी जिसको हम बाद में क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, और सैंड जो है वो इनसॉल्युबल रहने के कारण जब इसे हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर पर आपको अलग मिल जाएगी. इस तरह से दोनों चीजें सेपरेट हो जाएंगी. सेकेंड मेथड है बाय सब्लिमेशन. सब्लिमेशन जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा था क्लास 9th का. सब्लिमेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली इनटू वेपर्स बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, है ना. यानी कि कोई भी सॉलिड है उसे हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा. तो जो भी सॉलिड सब्लिमेशन में जाता है उसे सबलाइन कहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, ये प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं टू सेग्रीगेट such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, वो सबलिमेबल है यानी वो सब्लिमेशन में जा सकता है, सबलिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है, और मान लीजिए उसमें कोई और इम्प्योरिटी है या कोई और कंपोनेंट है जो सब्लिमेबल नहीं है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. सॉलिड सब्सटेंस जो, देखो इसको हम, ये जो आपका फिगर है इसमें आप देखो, इसमें ये एक चाइना डिश है, इसमें हमने मिक्सचर लिया है, नीचे से बर्नर से हम हीट दे रहे हैं. मिक्सचर किस चीज का है, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का. अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है कि वो सबलाइम करता है यानी इट इज सब्लिमेबल. तो जब इसको हम हीट करेंगे तो ये सबलाइम हो जाएगा, यानी कि अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ मूव करेगा. देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है कांच की, ठीक. क्यों रखी है हमने, क्योंकि हमें अमोनियम क्लोराइड को कलेक्ट करना है. तो जब वेपर्स ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद क्योंकि हमने ऊपर से कॉटन प्लग से इसका माउथ बंद किया हुआ है तो वेपर्स बाहर नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए ये ऊपर वाला जो ठंडा जो एरिया आप देख रहे हैं जो कूल है एज कंपेयर टू द बॉटम एरिया, क्योंकि ये ठंडा है इसलिए ये इस एरिया में जाकर और ये कंडेंस हो जाएगा और वापस अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होकर और ये इसके वॉल पे स्टिक हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, ठीक. तो ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी, तब तक इसके वेपर्स निकलते रहेंगे और ये डिपॉजिट होता रहेगा जब तक कि पूरा अमोनियम क्लोराइड इस मिक्सचर से निकल नहीं जाता, जब तक कि पूरा एवापोरेट नहीं हो जाता है, ठीक है. और चाइना डिश में क्या बचेगा, इसमें बचेगा सॉल्ट.
तो इस तरह से हमने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट दोनों को सेपरेट कर लिया है। क्लियर? थर्ड मेथड हमने अभी देखा था। थर्ड मेथड हो सकता है सेपरेशन बाय अ मैग्नेट। अगर मिक्सचर में आयरन है, सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंट है आयरन, तो इसको हम मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन ही नहीं, अगर कोई और भी मैग्नेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मैग्नेटिक है इन नेचर, यानी जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर सेपरेट हो सकता है, तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला मेथड। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें सल्फर का पाउडर है और आयरन के फिलिंग्स हैं, बारीक बारीक फिलिंग्स हैं आयरन के। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मैग्नेट। देखिए अगर ये कम क्वांटिटी में है, ये देखिए ये एक पेट्री डिश है, इसमें हमने मिक्सचर ले लिया है सैंड और आयरन फिलिंग्स का। क्या करेंगे हम, मैग्नेट को हाथ में पकड़कर उसको ऊपर उसके रखेंगे। क्या होगा, आयरन फिलिंग्स क्योंकि मैग्नेटिक है इन नेचर, ये मैग्नेट को अटैच हो जाएंगी और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ सैंड। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। मतलब कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो सेपरेशन की कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज की जाती हैं। नंबर 1 इज फिल्टरेशन, evaporation, then centrifugation, then chromatography, distillation and crystallization। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 1 फिल्टरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन यानी कि छानना, बेसिकली इसको सीव करने को बोलते हैं फिल्टरेशन। यहाँ पर क्या करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं। फिल्टरेशन में फिल्टर पेपर यूज किया जाता है जो कि एक राउंड पीस होता है एक स्पेशल पेपर का, जिसमें मिलियंस ऑफ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। इस पेपर को ग्लास फनल में लगा लेते हैं, उसमें उसको अटैच करते हैं प्रॉपर कोन बनाकर, और मेक श्योर करते हैं कि इसके बीच कोई एयर जो है वो ना आए। लिक्विड जो है जब पास करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू, तो लिक्विड पास होके आगे निकल जाता है और फिल्टर पेपर पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए फिगर में, ये इस बीकर में ये मिक्सचर है ऑफ सैंड एंड वाटर। ये है आपका ये फिल्टर पेपर है और ये है फनल। ठीक, इसमें से जब पानी को आप डालेंगे, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और जो क्लियर वाटर है वो आगे निकल जाएगा और यहाँ जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड जो फिल्टरेशन के बाद हमें मिलता है, इट इज नोन एज फिल्टरेट। क्या कहते हैं, फिल्टरेट। और जो सॉलिड पार्टिकल, जो सॉलिड मैटर यहाँ बचता है, कहाँ पर, फिल्टर पेपर के ऊपर, उसे कहते हैं रेसिड्यू। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, जो लिक्विड हमें मिलता है आफ्टर फिल्टरेशन, जो कलेक्ट हो जाता है इन द बीकर, इट इज नोन एज फिल्टरेट। और जो मटेरियल बच जाता है इन द फनल ऑन द फिल्टर पेपर, उसको हम कहते हैं रेसिड्यू। ठीक, इसके बाद हमें एक बात इस बात में हमें याद रखना है, फिल्टरेशन में एक सॉलिड सब्सटेंस फिल्टर हो सकता है फ्रॉम द लिक्विड। कौन सा सॉलिड सब्सटेंस, जो इनसॉल्युबल है ऐसा ही होगा। अगर सॉलिड सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व्ड है ना, डिजॉल्व यानी सॉल्युबल है, घुला हुआ है, तो वो इस मेथड से सेपरेट नहीं हो सकता है। इसको सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो है इवेपोरेशन। ठीक, जिसको एक लिक्विड में अगर एक सॉलिड डिजॉल्व है तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है ये हम जानते हैं, इट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, राइट, बाय हीटिंग। इस प्रोसेस से एक सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो सकता है जो कि किसी भी लिक्विड में या वाटर में डिजॉल्व है। इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि लिक्विड जो है वो आसानी से वेपोराइज हो जाता है, जबकि सॉलिड इजीली वेपोराइज नहीं करता है। ठीक, तो होगा क्या, जो लिक्विड है वो एवेपोरेट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और पीछे छूट जाएगा सॉलिड। कॉमन सॉल्ट अगर वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है,
तो उसको सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है सी वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए। सी वाटर यानी समुद्री पानी जो कि खारा है, जिसमें सॉल्ट है, उसमें से सॉल्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट गुजरात में ये काम होता है। ठीक, तो क्या करते हैं, वहां पे समुद्र के किनारे ही बड़े बड़े पिट्स बना देते हैं, स्क्वायर पिट्स, रेक्टेंगुलर पिट्स, जो कि हाइट में बहुत गहरे नहीं होते हैं, मुश्किल से 1 मीटर हाइट में होते हैं और काफी बड़े बड़े होते हैं, है ना। बेसिकली द आइडिया इज कि सरफेस एरिया ज्यादा हो ताकि इवेपोरेशन जल्दी हो, इजीली हो। तो इन बड़े बड़े पिट्स में पानी डाल देते हैं, सी वाटर फिल कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे सॉल्ट छूट जाता है। ये सॉल्ट फिर जाता है फॉर प्योरिफिकेशन। वहां पर इसमें प्रेजेंट और भी जो इम्प्योरिटीज हैं उन सबको हटाते हैं, इसको प्योरीफाई करते हैं, और इसमें जो भी आयोडीन वगैरह जो मिक्स करना होता है वो मिक्स करते हैं, और फिर फाइनली ये पैक होकर आपको मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ हमें क्या याद रखना है, यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि हमें ये याद रखना है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस से जो सॉलिड है वो तो हमें मिल जाता है, लेकिन लिक्विड को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वेपोराइज होकर इट इज लॉस्ट इन द एयर। ठीक है, तो इसको, इस मेथड का एक तरह से डिसएडवांटेज भी हम मान सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें एक सॉलिड डिजॉल्व है लिक्विड में। तो सॉलिड तो हम सेपरेट कर लेंगे, इवापोरेशन से हमें मिल जाएगा, लेकिन लिक्विड वेपोराइज होके एयर में लॉस्ट हो जाएगा और वो हमें वापस नहीं मिल सकता है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में सब्सटेंस के पार्टिकल्स को लिक्विड में से सेपरेट करते हैं, इसको रोटेट करके बहुत ही हाई स्पीड में एक सेंट्रीफ्यूग में, सेंट्रीफ्यूग एक अपैरेटस होता है जिसमें इस मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे, एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं। और इससे क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे आकर, डेंसर यानी जो भारी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं ऊपर जो है वो तैरते रहते हैं। अब ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और लेयर में तैरते रहते हैं। इस तरह से ये सेपरेट हो जाते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ह्यूज स्पीड पे रोटेट करने पर ये फोर्स हो जाते हैं, मतलब ये जबरदस्ती उनको जो है डेंसर पार्टिकल्स को नीचे बैठना पड़ता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यानी कि पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में यूज की जाती है, ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए। यूरिन टेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है। ब्लड को अगर टेस्ट ट्यूब में लेके, ये जो अपैरेटस आपको दिख रहा है इसमें अगर तेजी से रोटेट किया जाता है, ये है सेंट्रीफ्यूग अपैरेटस, ये टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है इसमें, ये तेजी से जब उसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा हल्का होता है, वो ऊपर सेटल हो जाता है, और जो आरबीसीज हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो भारी होती है। सेम मेथड यूज किया जाता है मिल्क में से बटर निकालने के लिए। आप देखना मम्मा जब घर में मिल्क से बटर निकालती हैं, क्या करती हैं वो, मिक्सी ग्राइंडर यूज करती हैं। वो मिक्सी में मिल्क डाल के जब उसको रोटेट करते हैं बहुत हाई स्पीड पे, तो क्या होता है, बटर उससे सेपरेट हो जाता है, मिल्क नीचे बैठ जाता है और बटर जो है वो ऊपर ऊपर तैर जाता है। सेम प्रोसेस यूज होती है वॉशिंग मशीन में, जब हम उसको, कपड़ों को ड्राई करते हैं ना, इसी प्रोसेस से बहुत हाई स्पीड पे कपड़ों को रोटेट करती है मशीन। क्या होता है, वाटर जो है वो बाहर की तरफ थ्रो हो जाता है, बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, और कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं। क्लियर। क्रोमैटोग्राफी है आपका हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। क्रोमैटोग्राफी, जैसा कि इसका नाम है, क्रोमा जो है, ऊपर से क्रोमा जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये है KROMA, क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर। बेसिकली इस मेथड को यूज करते हैं डाई में, डाई में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं या डाइज में जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसको पहली बार यूज किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमैटोग्राफी। ठीक, इसमें अलग अलग सॉल्यूट्स को सेपरेट करते हैं जो एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहते हैं। ठीक है, एक ही सॉल्वेंट में अगर 3-4 तरह के कंपोनेंट्स डिजॉल्व हैं तो उसको इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमैटोग्राफी वैसे तो बहुत तरह की होती है,
सबसे सिंपल होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो इंक होती है, इंक में एक तो होता है वाटर जो कि सॉल्वेंट होता है, और इसमें डाई सॉल्युबल रहती है। ठीक है, डाई इसमें डिजोल्व रहती है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हम क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं। ये आप फिगर में देखो, पहला वाला देखो, ये एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है। अक्सर हम फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं यहाँ पर, एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को इस तरह से हम रेक्टेंगुलर लंबे सी स्ट्रिप में काट लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक हम नीचे इसको एक बीकर में या एक पेट्री डिश के ऊपर इसको हैंग कर देते हैं। पेट्री डिश के अंदर हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, जो भी सूटेबल सॉल्वेंट यहाँ हो सकता है। सॉल्वेंट जनरली वोलेटाइल होता है, जो कि उड़ जाता है, मोस्टली अल्कोहल होता है। क्या करते हैं, हम ये जो इंक है इसका हम एक ड्रॉप लेंगे, या अगर हम डाई का मिक्सचर ले रहे हैं तो डाई का जो मिक्सचर है उसका हम एक ड्रॉप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक लाइन बनाते हैं, दिख रहा है आपको, नीचे से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 1 इंच दूरी पर एक लाइन बनाते हैं। उस लाइन के सेंटर में एक ड्रॉप डालते हैं डाई का। ठीक, और इस फिल्टर पेपर को इस तरह से हैंग करते हैं कि इसका बेस जस्ट टच करे सॉल्वेंट को। ठीक, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो एक मोबाइल फेस की तरह एक्ट करेगा। सॉल्वेंट क्या करेगा, इस फिल्टर पेपर पे ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, मूव करता जाएगा, और जैसे ही ये इसके इंटरेक्शन में आएगा डाई के ड्रॉप से, वैसे वैसे डाई के अलग अलग कलर्स सेपरेट होंगे और दूर दूर तक मूव करेंगे। ठीक है, एक कलर मान लो ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, तो मालूम चलेगा कि एक कलर वो पहले सेपरेट हो गया, फिर दूसरा कलर थोड़े और जाके सेपरेट हुआ, तीसरा कलर और दूर जाके सेपरेट हुआ। तो ये जो डिफरेंशियल मूवमेंट है कंपोनेंट्स की विद दिस सॉल्वेंट, यही बेसिस है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, ये मेथड यूज किया जाता है डाई के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। यही मेथड यूज किया जाता है ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए, या ये देखने के लिए कि किसी व्यक्ति के ब्लड में ड्रग है या नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड में होता क्या है, जो ये कंपोनेंट होते हैं इनका अलग अलग डिफरेंशियल सेपरेशन रहता है इनका, यानी कि कुछ तो इस सॉल्वेंट के साथ कुछ दूर तक मूव करेंगे, कुछ कंपोनेंट्स और दूर तक मूव करेंगे, कुछ बहुत दूर तक मूव करेंगे। इसी बेसिस पे ये अलग अलग पॉइंट पे सेपरेट होते जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने ड्रग कंज्यूम किया है तो उसके ब्लड को भी इस पे एक ड्रॉप डाल के और इसको सॉल्वेंट यूज करके ये प्रोसेस की जाती है। तो क्या होता है, ब्लड तो थोड़ी ही दूर तक मूव करता है, लेकिन ड्रग जो है वो आगे तक जाके मूव करती है, आगे तक जाती है। तो अगर आगे तक कोई कंपोनेंट मूव हुआ है तो ये कंफर्म करता है कि ब्लड में ड्रग है। ठीक है, इस तरह से ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस और टेक्निक है। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म अ वेपर। इस प्रोसेस में लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, और फिर वेपर्स को कूल करते हैं ताकि लिक्विड हमें वापस मिल जाए। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें सॉल्ट और वाटर दोनों मिल जाता है फ्रॉम अ सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर। हमने पहले पढ़ा था कि सॉल्ट और वाटर मिक्सचर को अगर हम इवापोरेट करते हैं तो जो लिक्विड है यानी जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो इवापोरेट हो जाता है इन द एयर, और सिर्फ हमें सॉल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम ये वाला प्रोसेस यूज करें तो हमें सॉल्ट और वाटर दोनों ही को हम रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिक्विड मिलता है वेपर्स को कंडेंस करने के बाद उसे कहते हैं डिस्टिलेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस प्रोसेस में सॉलिड और लिक्विड का एक होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं और इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट करते हैं। देखिए ये अपैरेटस है, ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये वाला राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, ये क्लोज रहता है ऊपर से ताकि वेपर्स बाहर ना जाएं, बाहर निकल ना जाएं। ठीक है, इसमें हम लिक्विड ले लेते हैं, सॉल्ट वाटर ले लिया हमने, बाहर से हम इसको हीट देते हैं। ठीक है, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर से यहाँ पे कॉर्क लगा है और उसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है, और देखिए यहाँ पर एक पतली सी नोजल रहती है। इस नोजल से जो अटैच है ना ये पूरा ग्लास का ट्यूब, इसे बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर क्या है, ये ग्लास का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब देख रहे हैं आप, इस ट्यूब के अंदर वेपर्स जाते हैं और बाहर वाले पोर्शन में कूल करने के लिए कोई लिक्विड भरते हैं, ज्यादातर हम वाटर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो दो एंड्स हैं,
एक तरफ से ये पाइप से कनेक्टेड रहता है नल से, टैप से, ताकि कोल्ड वाटर इसमें आता रहे, और दूसरी तरफ से ये ड्रॉप ड्रॉप करके बाहर जाता रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये वेपर्स जो है वाटर के स्टीम बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं, और ये वेपर इस नोजल से कंडेंसर में आते हैं। क्योंकि कंडेंसर की जो अंदर वाली ट्यूब है इसमें वेपर्स जाते हैं, क्योंकि बाहर वाटर भरा है तो ये कूल हो जाते हैं और कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होके ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वाटर कलेक्ट होगा उसको हम कहेंगे डिस्टिलेट। क्यों? क्योंकि डिस्टिलेशन के बाद हमें ये लिक्विड मिला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टिलेट। ये कंडेंस्ड वाटर यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये स्टैंड पर माउंटेड रहता है, स्टैंड पे इसको प्रॉपरली फिक्स करते हैं। थर्मोमीटर ये देखने के लिए होता है कि टेम्परेचर जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है, कितना रेज हो गया है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या करते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को हीट करते हैं। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट होके यहाँ हमें नहीं मिल जाता है इस फ्लास्क में, और पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा सॉल्ट। ठीक है, वेपर्स को हमने देख ही लिया है, वाटर के वेपर्स को कंडेंसर कंडेंस करेगा, वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो लिक्विड अब हमें मिला है या यहाँ पर वाटर मिला है, ये प्योर वाटर रहता है, एकदम प्योर, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है इस वाटर में नहीं रहती हैं। कंडेंस क्या होगा, वेपर्स कंडेंस होंगे, है ना? तो कोई भी इम्प्योरिटी यहाँ नहीं मिलेगी, प्योर लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा सेपरेट वेसल में। सॉलिड क्योंकि वोलेटाइल नहीं है इसलिए डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर का अगर एक मिक्सचर हम लें, तो क्योंकि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है, इसीलिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ये मेथड यूज करके। अगर दो लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो फिर ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा 56 डिग्री पे, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, कंडेंसर के थ्रू क्रॉस करेगा और यहाँ डिस्टिलेट में हमको मिल जाएगा, जबकि वाटर इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जो यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं, तो वाटर रह जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और ये जो फाइनल फ्लास्क में डिस्टिलेट हमें मिलेगा ये रहेगा एसीटोन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, अगर दोनों सोल्यूशन के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ये प्रोसेस हम यूज नहीं कर सकते हैं। केस में हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो या दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो जाते हैं पूरी तरीके से, उनको सेपरेट कर सकते हैं, भले ही उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम क्यों ना हो। ठीक है, कैसे होता है ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें आपने ले लिया मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू लिक्विड्स। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क नीचे से हम हीट करते हैं बर्नर से, और इसके ऊपर लगा होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसमें बीड्स रहते हैं, ग्लास के बीड्स रहते हैं। देखो ऊपर से के नीचे तक, इससे सरफेस एरिया मिलता है, सरफेस एरिया मिलता है वेपर्स को क्या करने के लिए, कूल होने के लिए। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है पहले की तरह, कंडेंसर से कनेक्टेड है, और यहाँ पे रखा हुआ है एक फ्लास्क। ठीक, होता क्या है, जिस भी लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा, उसके वेपर्स इसके अंदर से क्रॉस होके और जाके कंडेंस होकर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसको हम हटा लेंगे, फिर जो अगला लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा और ज्यादा है, बाद में फिर वो इवेपोरेट करेगा, उसके वेपर्स यहाँ कंडेंस करेंगे, उसे हम यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। सपोज कि दो लिक्विड के बीच में डिफरेंस सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का है या 5 डिग्री का है, मान लो कि यहाँ पर एक जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है एसीटोन मान लो, और कोई और है उसका 65 है मान लो।
तो क्या होगा, एसीटोन के ही वेपर्स जो है इसके थ्रू क्रॉस कर पाएंगे, और जो दूसरा लिक्विड है उसके वेपर्स पूरा क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बल्कि आधे में ही यहाँ से वापस गिर जाएंगे, वापस इसी में कलेक्ट हो जाएंगे, और सिर्फ एसीटोन का ही इसमें जा पाएगा। इसीलिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, याद आपको ये रखना है कि ये प्रोसेस एयर में से अगर नाइट्रोजन निकालना है या ऑक्सीजन निकालना है या आर्गन निकालना है तो उसके लिए यूज की जाती है। और इस प्रोसेस का सबसे बड़ा और मेन यूज किस लिए है, क्रूड ऑयल, जो ये क्रूड ऑयल जो होता है ना, कच्चा तेल, उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल, इसमें से अलग अलग चीजों को निकालने के लिए ये प्रोसेस मेनली यूज की जाती है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो इसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज करते हैं। क्लियर? आखिरी प्रोसेस है हमारी इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं इसको, इट इज यूज टू सेपरेट प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड को सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं इसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में। ये मेथड बेसिकली, इस मेथड से एक सॉलिड को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्ट जो हमें समुद्री पानी से मिलता है, उसमें नमक भी रहता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी रहती हैं। इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक एवापोरेशन की टेक्निक से बहुत ज्यादा बेटर है। सॉलिड्स डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ जैसे कि शुगर जो है वो चार भी हो जाते हैं ड्यूरिंग हीटिंग टू ड्राइनेस। जब इसको हीट करते हैं ड्राई करने के लिए तो कुछ सॉलिड डिकम्पोज हो जाते हैं या कुछ चार हो जाते हैं, मतलब शुगर जो है वो बर्न हो जाती है, बेसिकली जल जाती है। कुछ इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व रह जाती हैं फिल्ट्रेशन के बाद भी। ठीक है, इवेपोरेशन पे ये कंटामिनेट कर देते हैं सॉलिड को। जब इवेपोरेशन होता है तो वाटर तो निकल जाता है, लेकिन जो बाकी इम्प्योरिटीज हैं वो सॉलिड के साथ ही रह जाती है, तो ये उसको क्या कर देता है, कंटामिनेट करता है। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें प्योर सॉलिड मिलता है। इम्प्योर सैंपल से अगर हम प्योर सॉलिड सब्सटेंस को निकालना चाहते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। कैसे इसको हम स्टेप्स पढ़ते हैं, कैसे करते हैं। इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को सबसे पहले हम बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक, हमेशा वाटर नहीं है, कभी कभी कोई और भी सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है, सोल्यूशन को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें मिलेगा एक क्लियर सॉल्यूशन। इस क्लियर सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे जेंटली, धीरे धीरे हीट करेंगे वाटर बाथ में रख के। तब तक हीट करेंगे जब तक कि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन या एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। अब इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम छोड़ देंगे, कूल करने के लिए रख देंगे ओवरनाइट। रात भर रखते हैं, कभी कभी 24 आवर्स भी रखना पड़ता है। क्या होता है, 24 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद आप देखेंगे प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स जो है वो आपको दिखाई देंगे और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रह जाएंगी। ठीक है, सॉल्यूशन को फिल्टर कर देते हैं ताकि हमें प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स अलग मिल जाएं। इनको अच्छे से सुखाते हैं, ड्राई करते हैं और फिर इसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इम्प्योर कॉपर सल्फेट को प्योरीफाई किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। ठीक है, so this is clear now. Crystallization method is absolutely clear now. अब देखते हैं what are chemical changes and what are physical changes. ठीक है, चेंजेस क्या हैं, चेंज क्या होता है ये तो हम जानते हैं। ठीक है, बात हम करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच डिफरेंस की। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं हमेशा जो टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। टेम्परेरी यानी कि ये टेम्परेरी रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे और ये वापस रिवर्स भी हो सकते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस परमानेंट रहते हैं और इरिवर्सिबल है, यानी एक बार ये प्रोसेस हो गया
तो ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, और केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। यही रीजन है कि वो वापस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है कि फिजिकल चेंज के दौरान एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में या तो एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी या तो एनर्जी इज गिवन आउट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग दीज चेंजेस। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक, तो आइस अगर मेल्ट होता है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, जिसको हम वापस फ्रीज कर दें तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी ये रिवर्सिबल है। जबकि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना। अगर हम वुड को बर्न कर देते हैं या कोल को बर्न कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनली ऐश, इसलिए अब हम वापस लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये केमिकल चेंज है। सिमिलरली कर्ड फॉर्मेशन, अगर हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं सपोज, केमिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया प्रोडक्ट बना है। पहले तो मिल्क से कर्ड बन गया है, कर्ड एक नया प्रोडक्ट है। दूसरा, कर्ड को वापस हम मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये परमानेंट चेंज है। तो ये एग्जाम्पल है ऑफ अ केमिकल चेंज। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। स्टिल स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। साथ ही अगर आपको ये वीडियो लेसन्स पसंद आते हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।